Okay, so good morning everyone. Good morning everyone. तो लास्ट अपन ने किया था ऐसे 705. दैट वाज क्या था, स्टैंडर्ड का नाम क्या था? स्टैंडर्ड का नाम क्या था? ऐसे 705. व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड? मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो मेनली उस स्टैंडर्ड के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया? बातें बंद करो. मेनली उस स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि मॉडिफिकेशन क्या होता है. मॉडिफिकेशन के 3 टाइप्स क्या होते हैं? वी हैव क्वालिफाइड, वी हैव एडवर्स, वी हैव डिस्क्लेमर. कब अपने को क्वालिफाइड ओपिनियन देना होता है? 2 सर्कमस्टेंसेस में देना होता है. 2 सर्कमस्टेंसेस में. पहला, वी आर एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस and we are able to conclude that the effect of the misstatement is material but not pervasive. या दूसरा सिनेरियो है that the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and the auditor concludes that the possible effect of misstatement is material but not pervasive. और फिर एडवर्स, फिर उसके बाद क्या था? एडवर्स. तो एडवर्स में क्या था? We are able to obtain sufficient appropriate audit evidence and we are able to conclude that the effect of the misstatement in the financial statement is material and pervasive. और फिर आ रहा था डिस्क्लेमर. तो डिस्क्लेमर में क्या था? We are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, right? And the possible effect, the auditor concludes that the possible effect of the misstatement could be material एंड परवेसिव. तो वहां पे क्या जाएगा? डिस्क्लेमर जाएगा. तीनों का जो ड्राफ्टिंग का लैंग्वेज था वो किस तरीके से था? लगभग क्वालिफाइड का एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन बाय अस एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स गिवन इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर. और अगर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हो देन एफआरएफ, ट्रू एंड फेयर की जगह वहां पे वर्डिंग से यूज करोगे एफआरएफ, दैट एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और अगर आप फेयर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो वहां पे वर्डिंग्स आएगा दैट एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फेयरली प्रेजेंटेड, रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर एंड एज पर द एफआरएफ. और अगर एडवर्स की बात करें तो वहां पे किस तरीके का लैंग्वेज आता है? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स, because of the significance of matters described in the basis of adverse paragraph, because of the significance of matters described in the basis of adverse paragraph, financial statements are not fairly presented. Financial statements are not fairly presented or does not reflect true and fair view. और अगर आप compliance framework के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हो तो financial statements is not as per the FRF. वो ये स्पेशल कंसिडरेशंस में बातें आ जाती थी. और उसके बाद क्या था कि अगर आपने डिस्क्लेमर दिया है ना तो डिस्क्लेमर देने की वजह से अपना जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आएगा. तो एक तो के एम पैरा नहीं आएगा अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, तो की ऑडिट मैटर नहीं आएगा. उसके अलावा चाहे आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, चाहे आप एडवर्स दे रहे हो, चाहे आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, नामकरण हो जाएगा. ओपिनियन पैरा का भी नाम चेंज हो जाएगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा का भी नाम चेंज हो जाएगा. और अगर स्पेशली आप डिस्क्लेमर दे रहे हो तो जहाँ भी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ में यहाँ जहाँ भी हमने कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज कर रखे होंगे दैट वी हैव कंप्लाइड विद द स्टैंडर्ड्स, वी हैव डन द ऑडिट, वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हट जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे. क्लियर है? तो अब तुम बताओ, पिक्चर एकदम क्लियर लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या कहानी है, व्हाट इज द सिनेरियो ऑल अबाउट. ठीक है, अब देखना कुछ स्पेशल पैराग्राफ्स का डिस्कशन किया था अपन ने, जिसके बारे में अब अपने को डिस्कस करना है कि ये स्पेशल पैराग्राफ्स क्या हैं. जैसे हमने की ऑडिट मैटर्स पैरा का डिस्कशन किया था, तो आखिरकार ये की ऑडिट मैटर्स क्या है, फिर उसके बाद एम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैराग्राफ क्या है, और उसके बाद अदर मैटर्स पैराग्राफ क्या है.
तो की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ के बारे में हम ऐसे 701 में भी डिस्कस करने वाले हैं, और इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर्स पैराग्राफ के बारे में हम ऐसे 706 में डिस्कस करेंगे. दैट इज इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर्स पैराग्राफ. क्लियर है? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ ऐसे 701 दैट इज की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ, स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है देखना, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये स्टैंडर्ड का अपना नाम है. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड, कुछ बेसिक बातें जो अपने क्लियर होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स वाली बातें, कुछ स्टैंडर्ड्स का कोरिलेशन जो अपने को पता होना चाहिए, तब जाके अपने को स्टैंडर्ड्स में कुछ चीजें समझ में आएंगी. बिफोर डूइंग एज अ 701 आई एम गिविंग यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम अदर स्टैंडर्ड्स. सम अदर स्टैंडर्ड्स, हाँ, जिसका रेफरेंस हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं. ठीक है, तो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेज needed to understand key audit matter. Brief understanding of standards needed to understand key audit matters. ठीक है, सबसे पहली चीज याद करो, मैंने एक टर्म के बारे में तुमको बताया था, दोस्त शासित गवर्नेंस, TCWG. ठीक है, तो TCWG का जो इंपॉर्टेंस था ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ज्यादा था. रादर आई विल से कि बहुत आई टोल्ड यू वन थिंग कि ऑडिटर्स अपने कम्युनिकेशन के वक्त, अपने ऑडिट प्रोसेस के वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोस्त शासित गवर्नेंस को कम्युनिकेट करता है. सो देयर इज वन पार्टिकुलर स्टैंडर्ड ऐसे 260, देयर इज वन पार्टिकुलर स्टैंडर्ड ऐसे 260 जो बात करता है कम्युनिकेशन टू दोस्त शासित गवर्नेंस, कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होगा ना, जो भी ऑडिट करते वक्त सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे ना, जो ऑडिट को सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलेंगे, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलेंगी, ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, तो जो भी ऑडिटर को सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलने वाले हैं, फाइंडिंग्स मिलने वाले हैं, ऑब्जर्वेशंस मिलने वाले हैं, वो ये सारा बात किसको कम्युनिकेट करेगा, दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेगा. ये सारी बातें ही विल कम्युनिकेट टू TCWG. देखो, मॉडिफिकेशन हर रिस्पेक्ट में नहीं दिया जाता, मॉडिफिकेशन कुछ ही विषय में दिया जाता है, बट डिस्कशन विद TCWG बहुत सारे मैटर्स के ऊपर रहेगा. उन सारे मिस स्टेटमेंट्स के बारे में भी TCWG के साथ तुम्हारा डिस्कशन रहेगा जो कि मैनेजमेंट ने करेक्ट किया है, जो कि TCWG ने करेक्ट किया है, बट तुम्हारा कम्युनिकेशन रहेगा अबाउट ए लॉट ऑफ मैटर्स. तो अब ये जो स्टैंडर्ड है ना 260, यही बेस फॉर्म करता है 701 का, यही बेस फॉर्म करता है ऐसा 701 का. ये क्या बोलता है, बोलता है अब देखो पहले क्या होता था, ये जो ऑडिटर और दोस्त चार्ज गवर्नेंस के बीच जो कम्युनिकेशन होता था ना, इसको हम 2-वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, कि ऑडिटर भी TCWG को कम्युनिकेट करेगा, TCWG भी अपना रिस्पॉन्स देगा. तो ये जो पहले कम्युनिकेशन विद TCWG को जाता था, ये बस एक इंटरनल कम्युनिकेशन बन के रह जाता था. इसके बारे में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स को कभी भी पता नहीं चलता था कुछ भी, कि क्या कम्युनिकेशन हुआ क्या नहीं हुआ, ये बस एक इंटरनल स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट बन के रह जाता था. लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए टू ब्रिंग इन मोर ट्रांसपेरेंसी, लॉ मेकर ने क्या बोला, लॉ मेकर ने एक अमेंडमेंट इंसर्ट किया, यहाँ पे ICAI ने एक अमेंडमेंट इंसर्ट किया, बोला कि आउट ऑफ द मैटर्स यू कम्युनिकेट टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स हो, तुम उसको KAM में कम्युनिकेट करो. क्या करो, KAM में कम्युनिकेट करो, ताकि उन डिस्कशन में, सारा डिस्कशन तो नहीं, बट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कशन रहेगा उसके बारे में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी पता चले. तो अल्टीमेटली मैटर्स प्लेस्ड इन KAM, मैटर्स placed in या included in KAM shall be selected out of this matters communicated to TCWG, out of this matters communicated to TCWG.
और मेनली कौन से मैटर्स की बात हो रही है यहाँ पे? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स की बात हो रही है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो इतना क्लियर है? अब उसके अलावा याद रखना, what will help you in your selection of KAM? What will help you in your selection of KAM? नॉर्मली कौन सी बातें कम्युनिकेट भी होनी है? तो कुछ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड्स देखना, जैसे ऐसे 315 क्या बोलता है? 315 क्या बोलता है कि ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, जिस भी एंटिटी का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रहे या वो असर्शन लेवल पे रहे, तो जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगा ऑडिटर उनको आइडेंटिफाई करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? उनको आइडेंटिफाई करेगा। दिस इज व्हाट 315 से। अब एक चीज बताना मुझे, 315 हमेशा क्या बोलता है कि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब एक चीज बताना मुझे, तो अल्टीमेटली जो आइडेंटिफाइड आरओएमएम वाले मैटर्स होंगे वो भी केएएम का पार्ट बन सकते हैं। वो भी क्या बन सकते हैं? केएएम का पार्ट बन सकते हैं। तो shall also help auditor in selection of KAM. Shall also help auditor in selection of KAM. कि जब आप 315 में अंडरस्टैंडिंग लोगे और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, तो जब आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन करोगे तो उससे भी आपको मदद मिलेगा कि आपको केएम में क्या क्या मैटर्स इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके अलावा एक स्टैंडर्ड आता है ऐसे 540, एक स्टैंडर्ड आता है अपना ऐसे 540। अब ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, जो कि मैनेजमेंट ने बनाया है, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं जो कि मैनेजमेंट ने बनाया है, तो ऑडिटर ने इसका ऑडिट करना होता है। ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, नॉर्मली ये भी ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो क्योंकि ये ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो नॉर्मली दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन केएएम। नॉर्मली ये भी कहाँ आ जाता है? केएम में आ जाता है, की ऑडिट मैटर में आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा अपने 705 का भी एक अब 705 की कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए, देखना। अब पार्टिकुलरली अगर बात करें, लॉजिकली अब सोचना, पार्टिकुलरली अगर बात करें, अगर ऑडिटर यहां पे डिस्क्लेमर इशू कर रहा है, अगर ऑडिटर का ओपिनियन क्या है? डिस्क्लेमर है। अगर ऑडिटर यहां पे डिस्क्लेमर इशू कर रहा है, तो डिस्क्लेमर इशू करने का अपने आप में मतलब क्या है? केएम इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब केएम इंक्लूड नहीं होगा, केएम का पैरा आएगा ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज बताना मुझे, एकदम लॉजिकल से चीज बताना। की ऑडिट मैटर मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स यू हैव आइडेंटिफाइड इन योर ऑडिट प्रोसेस। की ऑडिट मैटर्स मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स यू हैव आइडेंटिफाइड इन योर ऑडिट प्रोसेस।
तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर अपने को कम्युनिकेट करना होता है, बताना होता है कि भैया ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो मुझे मेरे ऑडिट प्रोसेस में मिला, ये फाइंडिंग मेरी रही, इस फाइंडिंग के अगेंस्ट मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे और फिर मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा। मतलब सारी चीज़ें बताता हूँ मैं, एक कहानी की तरह बताता हूँ। जैसे अपन फ्यूचर में देखते हो ना, आपके दादाजी वगैरह आपको कभी बचपन में कहानी सुनाते होंगे, बेटा एक बार मैं जंगल में जा रहा था, फिर मुझे शेर मिला, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने शेर को भगा दिया, फिर मैंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया। तो उसी तरीके से ऑडिटर उसने कितने अच्छे तरीके से ऑडिट किया है उसकी कहानियां की ऑडिट मैटर में सुनाता है कि मुझे, तुम्हें पता है ऑडिट करते वक्त मुझे एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इशू मिला, जब मुझे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कोई इशू मिला तो मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे क्या क्या इश्यूज मिले, मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया तो मैनेजमेंट ने ये मेरा रेक्टिफिकेशन करा मेरे बोलने पर, या मैनेजमेंट ने मेरे बोलने पर एक्सपर्ट की सर्विसेज हायर करी और एक्सपर्ट की सर्विसेज हायर करके मैनेजमेंट को पता चला मैं सही बोल रहा था, मैनेजमेंट ने सही कर दिया। तो अल्टीमेटली आप मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं दे रहे, बट आप इस कहानी को बता रहे हो पूरा कि मेरी ये फाइंडिंग रही, मेरे ये ऑब्जर्वेशन रहे, मैंने ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्स रहा। तो इस तरीके से आप की ऑडिट मैटर्स में प्रॉपर्ली क्या करते हो, हर चीज कम्युनिकेट करते हो, जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बातें रही हैं। इससे क्या होगा कि यूजर का जो फेथ है ऑडिट प्रोसेस में वो इनहेंस होगा, बढ़ जाएगा, उसको समझ में आएगा कि अच्छा ऑडिट कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स विल बी इनहेंस्ड एंड द ऑडिट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेथ इन द ऑडिट प्रोसीजर शैल बी इनहेंस्ड। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन। अब एक चीज मुझे बताना, मान लो कोई ऐसा मैटर है जिसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर शैल गिव ए मॉडिफाइड ओपिनियन, कोई ऐसा मैटर है जिसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर शैल गिव ए मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्वालिफाइड हो गया, एडवर्स हो गया। अब एक चीज बताना, ये मैटर सबसे सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? यस और नो? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है। तो एक चीज बताना, अगर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है तो आइडियली these are key audit matters. Ideally these are key audit matters, but even though these are key audit matters, shall not be reported in key audit matters, shall not be reported in key audit matters. इसका लॉजिक बता सकते हो क्यों? इसका अलग से ऑलरेडी तुमने पैराग्राफ बना रखा है, बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन पैराग्राफ या बेसिस फॉर एडवर्स पैराग्राफ, ऑलरेडी तुमने इसकी जगह वहां दे रखी है, इसको अलग से वहां हाईलाइट कर रखा है। तो इसलिए ये की ऑडिट मैटर्स में दोबारा नहीं आएगा, रिपीटेशन नहीं होगा। तो बट शैल बी नॉट बी रिपोर्टेड एज KAM एज ऑलरेडी इंक्लूडेड in basis of qualified / adverse opinion paragraph. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया एकदम कि लॉ मेकर नहीं चाहता कि कोई भी चीज का रिपीटेशन करे ऑडिटर, कि यार सेम चीज को बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में डाल दिया, फिर सेम चीज वो की ऑडिट मैटर्स में डाल रहा है, डज नॉट मेक एनी सेंस। ऑलरेडी वो उस मैटर को कहां इंक्लूड कर चुका है, ऑलरेडी उसके विषय में मॉडिफाई कर चुका है अपने ओपिनियन को, तो ऑलरेडी वो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में जा ही रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो इसीलिए इवन दो दे आर की ऑडिट मैटर, बट उसका रिपोर्टिंग 701 में नहीं होगा, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में नहीं होगा।
I believe it is clear. अब देखिएगा सिमिलरली, मान लो कोई ऐसा मैटर है, दैट इज कास्टिंग अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न, दैट इज कास्टिंग अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न, दैट इज कास्टिंग अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न। कोई ऐसा मैटर है दैट इज कास्टिंग अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न, प्लस डिस्क्लोजर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कास्टिंग अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न प्लस डिस्क्लोजर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द सेम। तो एक चीज बताना, कोई भी ऐसा मैटर जो गोइंग कंसर्न के ऊपर अनसर्टेनिटी लेकर आ रहा है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं? तो अगर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो के एम में आना चाहिए कि नहीं? बट ये के एम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अलग से पैराग्राफ है, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, ये वहां जाएगा। क्योंकि इसके लिए अलग से पैराग्राफ है, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। ये जो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ है ना, इसको प्यार से मैं बुलाता हूं मुर्गा पैराग्राफ। मुर्गा पैराग्राफ मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। मुर्गा पैराग्राफ, दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, ठीक है? तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मतलब इस स्टैंडर्ड में कुछ जान नहीं बचा। अब देखना ऐसा 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा एक चीज और, जो केएम पैराग्राफ है ये फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी है एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी है, ठीक है? और आगे चल, जब ईओएम पैरा की हमने बात करी थी, मैंने बताया था वो फाइनेंशियल मैटर्स के लिए है, और जब ओएम पैराग्राफ की बात करी थी मैंने बताया था आपको वो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स के लिए है। तो कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर अगर पार्टिकुलरली केएम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मैटर्स दोनों के लिए ही है तो फिर ईओएम ओएम क्यों है? फिर तो ईओएम ओएम होने का कोई फायदा नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले जब हम केएम मैटर्स की बात कर रहे हैं, की ऑडिट मैटर्स की बात कर रहे हैं, ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर कंपलसरी है। अगर आप लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हो तो की ऑडिट मैटर आपके लिए इंक्लूड करना मैंडेटरी है, और अगर आप अदर एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हो तो ये केएम पैरा आपके लिए ऑप्शनल है। तो अगर आप लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट करते हो तो की ऑडिट मैटर पैरा इंक्लूड करना आपके लिए क्या है? मैंडेटरी है। और अगर आप अदर मैटर्स पैरा, अगर आप बाकी एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हो तो ये क्या है? आपके लिए ऑप्शनल है। और याद रखिएगा इफ केएम इज इंक्लूडेड, अगर केएम इंक्लूड होता है तो इस पैराग्राफ को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, और इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स जाएंगे, एंड कंपैरेटिवली जो लेसर सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, मतलब इसके मुकाबले थोड़ा कम, कंपैरेटिवली जो दूसरे सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे जो इसके मुकाबले थोड़ा कम सिग्निफिकेंट है, जो लेसर सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, this lesser significant matters may be included in EOM or OM.
तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे टॉप मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे वो तुम कहाँ इंक्लूड करोगे? के में इंक्लूड करोगे। और तुमको लगता है कि कुछ और भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं बट वो मोस्ट सिग्निफिकेंट भी नहीं था, तो उसको तुम EOM या OM में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुमने KM इंक्लूड किया तो तुम EOM OM इंक्लूड ही नहीं कर रहे, क्योंकि तुमको लग रहा है कि सारा जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स था ऑलरेडी वो KM में आ चुका है। EOM की जरूरत ही नहीं है, एम्फेसिस ऑफ मैटर, OM अदर मैटर। और इन दो पैराग्राफ को भी डिटेल्ड में डिस्कस करना है 706 में। इन दो पैरास को भी डिटेल में डिस्कस करना है अभी 706 में। कौन सा? अभी के लिए तुम ये याद रखो पार्टिकुलरली जब 706 करेंगे तो उसमें और क्लियर होगा कि जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले मैटर्स होंगे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, वो तुम इंक्लूड करोगे KM में। और अगर तुमको लगता है कि यार कोई मैटर मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट तो नहीं है बट सिग्निफिकेंस तो रखता है और तुमने उसे KM में इंक्लूड नहीं किया है, तो सेकंड प्रायोरिटी में तुम उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर में इंक्लूड कर सकते हो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी में कोई भी मैटर सबसे पहले KM में आएगा। मतलब तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है, तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी में एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर्स पैराग्राफ होगा। क्लियर है? अब देखना है 701 में आते हैं, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऐसे सबसे पहले बोला दिस ऐसे अप्लाइज टू द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज की बात हो रही है। एंड सर्कमस्टांसेस व्हेन द ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड्स टू कम्युनिकेट। मतलब अगर लिस्टेड एंटिटी नहीं भी है, कोई दूसरी एंटिटी भी है, ऑडिटर चाहे तो की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट कर सकता है। And circumstances otherwise auditor decides to communicate key audit matter in the auditor's report and required by law regulation to communicate key audit matters. एंड अगर लॉ रेगुलेशन बोल रहा है टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, कोई भी लॉ रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट आया है टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, तब वहां भी की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करना है। तो लिस्टेड एंटिटीज का आप ऑडिट कर रहे हो तब कम्युनिकेट करना है, ऑडिटर की मर्जी है वो चाहता है तब कम्युनिकेट करना है, या लॉ रेगुलेशन कहता है तब कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर। फिर पॉइंट टू रिमेंबर, ऐसा 705 प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स द ओपिनियन अनलेस सच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन वहां पे कह रहा है कि नहीं की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना पड़ेगा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो बस फ्रेज लिखने के लिए लिखा जाता है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ KAM, बोला KAM क्या है? दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। ये जब हम EOM का डेफिनेशन देखेंगे ना, या जब हम OM का डेफिनेशन देखेंगे ना, वहां पे हम रीड करेंगे और इन ऑडिटर्स जजमेंट द मैटर्स विच आर सिग्निफिकेंट। लेकिन जब आप ये डेफिनेशन देख रहे हो, इसमें वर्डिंग क्या यूज किया है? मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड। और कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है? करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। एंड ये कहां से सिलेक्ट होगा? फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। पर्पस क्या है KAM का? तो बोला इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होने वाला है, इससे कम्युनिकेटिव वैल्यू इनहेंस होने वाला है। KAM इंक्लूड करके एज द ऑडिटर्स आप क्या करोगे? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन दोगे। KAM इंक्लूड करके आप क्या करने वाले हो? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले हो, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, ज्यादा अच्छे से वो लोग उन मैटर्स को समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से वो लोग ऑडिटर के जजमेंट को समझ पाएंगे।
बोला यूजर्स ऑफ एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, ज्यादा अच्छे से वो मैनेजमेंट के बनाए गए जजमेंट्स को भी समझ पाएंगे, मतलब ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी भरेगा, वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के जजमेंट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के जजमेंट को भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। टू प्रोवाइड ए बेसिस टू फर्दर एंगेज विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अबाउट सर्टेन मैटर्स, तो ये एक बेसिस भी बन जाता है कि आप कौन से विषय में मैनेजमेंट से बात करने वाले हो, आप किन चीजों के बारे में टीसीडब्ल्यूजी से बात करने वाले हो, बिकॉज इन्हीं मैटर्स में से टीसीडब्ल्यूजी का सिलेक्शन होगा। स्कोप ऑफ दिस ऐसे, अब स्कोप ऑफ दिस ऐसे, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट, ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या नहीं है। बोला इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक और अदरवाइज नेसेसरी टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। बोला मैनेजमेंट ये ना समझ ले, बोला मैनेजमेंट ये ना समझ ले कि क्योंकि ऑडिटर ने इस मैटर को केएएम में इंक्लूड करा है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग किसी मैटर का डिस्क्लोजर चाहिए, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग किसी मैटर का डिस्क्लोजर चाहिए तो मैनेजमेंट ये ना समझ ले कि क्योंकि ऑडिटर के एएम में इंक्लूड कर रहा है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई थिंक इट इज वेरी लॉजिकल, अगर नहीं भी लिखा होता तब भी आपको समझ में आता है, नहीं भी लिखा होता तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वही थी। इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग ए मॉडिफाइड ओपिनियन, ये मॉडिफिकेशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मॉडिफिकेशन अलग चीज है, की ऑडिट मैटर अलग चीज है। जब आप की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड कर रहे हो तो आप रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, ये मॉडिफिकेशन का सब्सटीट्यूट नहीं है। ऑडिटर ये ना समझ ले कि यार मॉडिफिकेशन मतलब किसी भी मैटर में मॉडिफिकेशन देने के बदले मैं काम करता हूं की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर देता हूं और काम चला लेता हूं, क्योंकि की ऑडिट मैटर्स उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क हाईलाइट नहीं कर रहा है, लेकिन जो मॉडिफाइड ओपिनियन है वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क हाईलाइट कर रहा है। तो ऑडिटर ये ना समझ ले कि भाई मैं केएएम में मैटर को इंक्लूड कर देता हूं, मॉडिफिकेशन नहीं देता हूं, काम चला देता हूं। तो ऑडिटर ये ना समझ ले कि ये सब्सटीट्यूट की तरह काम करेगा। फिर सिमिलरली बोला ये सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 व्हेन ए मैटरल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, कि अगर गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी है उसका डिस्क्लोजर ऑडिटर को गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में देना होगा। ऑडिटर ये ना समझ ले कि मैं की ऑडिट मैटर्स में कम्युनिकेट करके गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में कम्युनिकेट नहीं करूंगा तो ये उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। दिस इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ द सेम and a separate opinion on individual matters. KAM is not a separate opinion on individual matters. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अपने को ये समझना होगा कि की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में ऑडिटर किसी भी प्रकार का ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में ऑडिटर सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में ऑडिटर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ओपिनियन देने के लिए कौन सा पैराग्राफ होता है? ओपिनियन पैराग्राफ होता है। तो की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में अगर ऑडिटर इंडिविजुअल आइटम्स के बारे में कमेंट कर रहा है तो सिर्फ उन इंडिविजुअल मैटर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे रहा है। की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में ऑडिटर कहीं भी क्या नहीं कर रहा, ओपिनियन नहीं दे रहा उन इंडिविजुअल मैटर्स। तो अपने को क्लैरिफाई होना पड़ेगा। तो ये मॉडिफिकेशन का सब्सटीट्यूट नहीं है, ये गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट नहीं है, ये डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट भी नहीं है, और ये कोई सेपरेट ओपिनियन भी नहीं है ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। सम पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ की ऑडिट मैटर्स, तो इससे केस स्टडी बन सकता है। कोई भी एक मैटर दे दिया कि क्या क्या हो सकता है की ऑडिट मैटर के एग्जांपल। बोला मान लीजिए आपने इंपेयरमेंट का लॉस असेस किया, तो आपने अगर इंपेयरमेंट का लॉस असेस किया तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन अगर आपको वहां दिक्कत हुई, आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, फिर उनसे डिस्कशन हुआ, तो उसके बारे में डिस्कशन कम्युनिकेशन आ सकता है की ऑडिट मैटर में। बोला प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड कॉन्टिजेंसीज मैनेजमेंट ने बना रखा है, या मान लीजिए प्रोविजन फॉर वारंटी मैनेजमेंट ने बना रखा है, उसके बारे में आपने टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन करा, डिस्कशन करा, बातचीत हुई, तो हो सकता है कि वो आ जाए की ऑडिट मैटर में। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन कॉम्प्लेक्स है, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन कॉम्प्लेक्स है तो वो आ सकता है की ऑडिट मैटर में। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कोई मैटर आ सकता है, ऑलरेडी एग्जांपल दिया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। कोई टैक्सेशन मैटर आ सकता है की ऑडिट मैटर में, कोई भी टैक्सेशन मैटर, कोई टैक्सेशन में डिस्प्यूट है,
आपने डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? तो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कोई डिस्कशन हुआ है मैनेजमेंट से, तो उसके बारे में कम्युनिकेशन आ सकता है की ऑडिट मैटर में। इवैल्यूएटिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट एस्टिमेट एंड जजमेंट, तो जब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को ऑडिट करते हो ऐसे 540, जब आप मैनेजमेंट के जजमेंट्स को असेस करते हो तो अकाउंटिंग एस्टिमेट एप्रोप्रिएट है कि नहीं, मैनेजमेंट का बनाया हुआ जजमेंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके रिगार्डिंग डिस्कशंस भी आ सकते हैं कि ऑडिट मैटर में। तो ये सिर्फ एग्जांपल है। कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिट करते वक्त अगर तुमको मिलता है जिसके बारे में तुम रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, जिसके बारे में तुम गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में नहीं डाल रहे हो, वो सब की ऑडिट मैटर्स में आ सकता है अगर वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बातें हैं। अब तुम ये देखो ना, इंपैयरमेंट, प्रोविजन फॉर लॉसेस, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टैक्सेशन डिस्प्यूट्स, नाम से पता चल रहा है कि ये सारा मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है। तो these are just a few examples of key audit matters that could arise in an audit, and depending on entity, depending on आप कौन सा इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसमें क्या क्या रिस्क है, तो की ऑडिट मैटर चेंज हो सकता है। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, अब बोला की ऑडिट मैटर्स आप कहाँ से डिटरमाइन करोगे, और जब आप की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन करोगे तो आप क्या कंसिडर करोगे। तो की ऑडिट मैटर्स आप कहाँ से डिटरमाइन करोगे, फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। और जब की ऑडिट मैटर्स आप सिलेक्ट करोगे तो उनमें कौन से मैटर्स को कंसिडर करोगे, बोला उन एरियाज पे फोकस कीजिए जो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया था ऑडिटर ने इन अकॉर्डेंस विद ऐसा 315। तो जब ऑडिटर ने ऐसा 315 लगाया था और ऐसा 315 अप्लाई करके जब ऑडिटर ने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया था, तो जो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज थे जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करे थे, आप उस पर फोकस कीजिए, उनको कंसिडर कीजिए एज की ऑडिट मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, हाई रिस्क एरिया है, कोई भी फ्रॉड का एरिया हो गया, कोई भी रिलेटेड पार्टी का एरिया हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एरिया हो गया, तो नॉर्मली दिस आर द एरियाज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क, कि यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद बोला जब आपने ऐसे 540 लगाया था, आपने ऐसे 540 लगाया था, इसलिए मैंने आपको 315 540 इसका इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले दिया। जब आपने ऐसे 540 अप्लाई किया था, तब आपने जब मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स की अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो मैनेजमेंट का जो भी जजमेंट था या मैनेजमेंट का जो भी एस्टिमेट था, आपने जब उनकी अंडरस्टैंडिंग ली थी, अगर वहाँ आपको कुछ रिस्क वगैरह ज़्यादा लग रहा है, आप उसको कंसिडर कीजिए, ठीक है। या पूरे साल भर में अगर कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है या ट्रांजैक्शन हुआ है, पूरे साल भर में कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है या ट्रांजैक्शन हुआ है जो आपको लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है, आप उनको कंसिडर कीजिए। अब देखना यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए हैं, पूरे साल भर में कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, आप उनको कंसिडर कीजिए। ट्रांजैक्शन और इवेंट दो वर्ड यूज किया है। अब ट्रांजैक्शन के अंदर नॉर्मली कौन से मैटर्स आएंगे, फाइनेंशियल, लेकिन इवेंट्स के अंदर नॉर्मली कौन से मैटर्स आएंगे, नॉन फाइनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कुछ मर्जर एमलगमेशन एंटर किया था साल के बीच, कंपनी एंटर्ड इनटू सम मर्जर थिंग, तो वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। क्या है, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। कंपनी ने कुछ आईपीओ वगैरह इशू किया था, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है जो साल में ऑकर हुआ है, तो वो भी की ऑडिट मैटर का पार्ट बन सकता है, आप उनको भी कंसिडर करो। तो साल भर में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है या जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, आप उनको भी कंसिडर करो। तो की ऑडिट मैटर सिलेक्ट कहां से होगा, फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCWG। और जब आप की ऑडिट मैटर सिलेक्ट करोगे तो इनमें कौन सी बातें मेनली कंसिडर करोगे, 315 कि जो भी ऐसे 315 के अकॉर्डिंग आपने हायर ROMM आइडेंटिफाई किया था या सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया था, या फिर जहां भी मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, या फिर जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस पूरे साल भर में हुए हैं, जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस पूरे साल भर में हुए हैं, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो। कोई आग लग गई थी, कोई गवर्नमेंट का नोटिस आ गया था, कुछ भी हो गया था, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट, तो वो भी आपका की ऑडिट मैटर वहां पे हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर लिया। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करोगे,
आप जब की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करोगे तो आपने ये ध्यान रखना कि कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी मैटर की वजह से ऑलरेडी आप मॉडिफाई कर रहे हो तो वो नहीं आएगा, अगर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है तो वो नहीं आएगा, बिकॉज उनके लिए अलग से पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। फिर क्या बोला बोला आप अलग अलग KAM सेलेक्ट करोगे, आप अलग अलग की ऑडिट मैटर सेलेक्ट करोगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा अभी KAM का, तो आप अलग अलग की ऑडिट मैटर सिलेक्शन करोगे। अब जब आप KAM सेलेक्ट कर लोगे, फॉर एग्जांपल आपने पहला की ऑडिट मैटर सेलेक्ट किया रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आपने दूसरा की ऑडिट मैटर सेलेक्ट किया इम्पेयरमेंट लॉस, आपने तीसरा की ऑडिट मैटर सेलेक्ट किया दैट सम टैक्सेशन इश्यूज या सम कॉम्प्लिकेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये क्या हो गया, आपका अलग अलग की ऑडिट मैटर हो गया, अलग अलग की ऑडिट मैटर। तो बोला हर की ऑडिट मैटर के केस में आप क्या करोगे, पता है हर की ऑडिट मैटर के केस में क्या करोगे। अब एक चीज याद रखिएगा, KAM फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है। एक चीज बताना, लॉजिकली सोचना और बताना, अगर KAM फाइनेंशियल मैटर है तो आप अगर KAM पैराग्राफ में कोई चीज इंक्लूड कर रहे हो तो उस चीज के बारे में मैनेजमेंट ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रखा होगा कि नहीं, बता रखा होगा। बिकॉज अगर मैनेजमेंट ने नहीं बता रखा होगा तब तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दोगे। अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दोगे तो मतलब वो तो फिर KAM में आएगा ही नहीं। तो अगर आप किसी फाइनेंशियल मैटर के रिस्पेक्ट में की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में उस मैटर को इंक्लूड कर रहे हो, आप रेफरेंस दीजिए कि इसी चीज को मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां डिस्क्लोज कर रखा है। आप की ऑडिट मैटर में इस बात का भी रेफरेंस दीजिए कि इसी बात को मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां डिस्क्लोज कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन द नोट नंबर दिस एंड दिस मैनेजमेंट हैज टॉक्ड अबाउट सम इंपेयरमेंट लॉसेज, और इंपेयरमेंट के रिगार्डिंग फिर आपने अपनी कहानी शुरू कर दी। उसके बाद आप कारण बताइए कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर याद रखिएगा सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स आएंगे। कौन से आएंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स आएंगे। कारण बताइए आपको क्यों लगता है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ऐसा ही नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी मैटर को इंक्लूड कर दिया डाल दिया, नहीं, कारण बताओ, रीजन बताओ, तुमको क्यों लग रहा है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम ये बताओ, कहानियां बताओ कि आपने अपने ऑडिट में से कैसे रिजॉल्व किया, आपने अपने ऑडिट में उसे कैसे रिजॉल्व किया। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन का कोई इशू आया, वैल्यूएशन का कोई इशू आया और वो जो वैल्यूएशन का इशू है बहुत मेजर इशू है, तो आपने बताया कि हाँ भाई ये वैल्यूएशन का मामला है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ डिस्क्लोज किया है और क्योंकि इतना हाई अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन इन्वॉल्व है इसलिए ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। और फिर बताओ कि आपने उसे ऑडिट में कैसे एड्रेस किया, कि मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक करे, मैंने एक्सपर्ट से बात करी, तो आपने उस चीज को कैसे एड्रेस किया अपने ऑडिट में। तो हर की ऑडिट मैटर के रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या करेगा, 3 चीजें बताएगा उस पैराग्राफ में। तो हर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में ना पॉइंट 1 2 3 करके आइटम बाय आइटम आएगा। पहले आइटम का नाम, फिर उस आइटम के विषय में ऑडिटर रेफरेंस देगा कि ये चीज कहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल सकती है। दूसरी चीज ऑडिटर बताएगा कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है, और तीसरा ऑडिटर बताएगा कि मैंने इस मैटर को कैसे एड्रेस किया, मैंने इस मैटर को कैसे एड्रेस किया। फिर बोला जब ऑडिटर की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करेगा ना तो उसका इंट्रोडक्शन लैंग्वेज क्या होगा। जैसे अपना क्वालिफाइड ओपिनियन का एक इंट्रोडक्शन लैंग्वेज था, एडवर्स ओपिनियन का एक इंट्रोडक्शन लैंग्वेज था, इसी तरीके से KAM का इंट्रोडक्शन लैंग्वेज क्या होगा। बोला KAM का इंट्रोडक्शन लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगा, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट were of most significance in the audit of financial statements of current period, and those matters were addressed in the context of audit of financial statements, and auditor does not provide a separate opinion on these matters। मतलब ऑडिटर बता देगा कि की ऑडिट मैटर, मतलब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचानक से रीड कर रहा है की ऑडिट मैटर्स, तो उसको तो समझ नहीं आएगा ना ये क्या है। तो ऑडिटर बता देगा कि की ऑडिट मैटर्स वो मैटर्स हैं जो हमारे जजमेंट के हिसाब से सबसे सिग्निफिकेंट हैं और हमने इनके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दिया है। तो ये बात ऑडिटर बता देगा। और मान लीजिए ऑडिट करते वक्त मेरे को कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि मेरे को कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं, जरूरी थोड़ी है कि ऑडिट मैटर्स मिले। तो ऑडिट करते वक्त मेरे को कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं, ऐसा कुछ बहुत सिग्निफिकेंट मिला ही नहीं। कंपनी में तो राम राज्य चलता है भाई, हर कुछ बहुत अच्छे से होता है,
मैंने ऑलरेडी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है और कंपनी में हर कुछ इतना बढ़िया से होता है, इतना अच्छे से होता है कि मतलब मेरे पास तो की ऑडिट मैटर्स तक नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर की ऑडिट मैटर्स नहीं है तो आप क्या करोगे, कैसे रिपोर्टिंग करोगे? की ऑडिट मैटर्स आएगा कि नहीं आएगा? तो की ऑडिट मैटर्स का पैराग्राफ का हेडिंग आएगा और आप उसमें लिख दोगे देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। क्या लिख दोगे? देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। और फिर वो रिपोर्टिंग किस तरीके से होगा देखना, फिर वो रिपोर्टिंग किस तरीके से होगा देखना। मान लीजिए ऑडिटर ने डिटरमाइन किया है कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, तो वो रिपोर्टिंग किस तरीके से करेगा? अगर उसने डिटरमाइन किया कि ऑडिट मैटर्स हैं, फिर तो वो बता देगा कि की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन माय प्रोफेशनल जजमेंट वेर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द करंट पीरियड, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मैटर्स। और फिर एक एक करके सारे मैटर के बारे में बता देगा। लेकिन अगर मान लो उसको की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं, तो वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा? तो वो इस प्रकार से प्रेजेंट करेगा। द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर हैज नॉट डिटरमाइंड, if auditor has determined that there are no key audit matters to communicate, except देखना, except for the matters described in the basis for qualified / adverse opinion section or material uncertainty related to going concern section, we have determined that there are no other key audit matters to communicate in our report। क्या बोला? बोला इन दो मैटर्स को हटा दो, क्योंकि अगर ये दो मैटर्स हैं तो ये बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर हैं। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगा अलग बात है, बट बाय डिफॉल्ट ये क्या है? की ऑडिट मैटर्स हैं। तो एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड / एडवर्स सेक्शन और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न सेक्शन, वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। आप इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, ड्राफ्टिंग इस तरीके से रहेगा। ठीक है, देखो जिंदगी में पहली बार ऑडिट कर रहे हो, जिंदगी में अगर पहली बार तुम ऑडिट पढ़ते हो तो उस पार्टिकुलर सिनेरियो में क्या होता है कि यार ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं होती हैं, तो अपने को थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा रिवर्क करना पड़ता है। अकाउंटिंग तुमने बहुत बार पढ़ा होता है, बचपन से पढ़ा होता है, लॉ से भी एक फैमिलियरिटी होती है, बाकी फाइनेंस वगैरह से भी फैमिलियरिटी होती है, बट ऑडिट इज समथिंग जो तुम एकदम नया पढ़ना स्टार्ट करते हो। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा काम आने वाला है तुम्हारा, तो इसमें थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट्स देने की नीड होती है। अब देखना एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्कमस्टेंसेस इन विच, अब देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करना। सर्कमस्टेंसेस इन विच मैटर डिटरमाइंड एज अ की ऑडिट मैटर is not communicated in the auditor's report। Circumstances in which a matter determined as key audit matter is not communicated in auditor's report। मतलब आपने किसी मैटर को की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर लिया है, आपने अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करके किसी मैटर को की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर लिया है, बट उसके बाद भी आप उसे ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। वैसा कब होगा? लॉजिकल सोचो कब होगा? स्टैंडर्ड ने बोला अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट, डिटरमाइन की ऑडिट मैटर। तुमने अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई किया और तुमने कुछ मैटर्स को की ऑडिट मैटर्स में सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप किसी मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज ना करें, इवन दो आपने उसे की ऑडिट मैटर की तरह सिलेक्ट कर लिया है। वो तो उसकी बात नहीं कर रहे, अगर बेसिस ऑफ ओपिनियन में है तब तो वो डिटरमाइन ही नहीं होगा एज ए की ऑडिट मैटर। जब आपने डिटरमाइन किया था एज ए की ऑडिट मैटर तो आपने तो वो चीज देखी थी, तब तो वो डिटरमाइन ही नहीं होगा की ऑडिट मैटर। ऑलरेडी आप डिटरमाइन कर चुके हो एज ए की ऑडिट मैटर, लेकिन उसके बाद भी ऑडिटर्स रिपोर्ट में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? बोला पहला, लॉ या रेगुलेशन मना करता है वैसे मैटर्स के बारे में डिस्क्लोजर देना। कोई कॉन्फिडेंशियल नेचर का मैटर है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है वैसे मैटर्स के बारे में डिस्क्लोजर देना। लॉ या रेगुलेशन मना करता है, लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर। तो लॉ रेगुलेशन ने मना कर दिया कि आपने ऐसे मैटर्स के बारे में डिस्क्लोजर नहीं देना है। हो सकता है अब वो जो मैटर है आपने जो डिटरमाइन किया है, अगर आप उसे कम्युनिकेट करते हो अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तो हो सकता है वो इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रमोट करें। हो सकता है उससे पहले से लोगों को शेयर प्राइसेस वगैरह के बारे में आइडिया लग जाए। तो पार्टिकुलरली हो सकता है कि अभी लॉ रेगुलेशन है किसी मैटर के बारे में मना कर दें,
अब एक चीज अभी फिलहाल एज सच लॉ में कुछ मना ही नहीं किया हुआ, लेकिन जब स्टैंडर्ड बनता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि लॉ में क्या लिखा है, तो वो लॉ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसलिए क्लैरिफाई करके छोड़ दिया कि अगर कल को लॉ रेगुलेशन मना करता है कि ऐसे मैटर को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना, तो भाई उसे इंक्लूड मत करना। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज बताना, की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव मोर ट्रांसपेरेंसी टू द पब्लिक। वो जो डिस्क्लोजर हो रहा था किस में हो रहा था? पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा था। द डिस्क्लोजर वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते हैं लाइफ में सच बोलना बहुत अच्छी बात है, जो फैक्ट्स आपको सामने रख देने चाहिए, सच बोलना बहुत अच्छी बात है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई बात बोलते हो, सच बोलते हो, तो सच बोलने से जो बेनिफिट मिलने वाला है उससे ज्यादा हार्म पहुंचने वाला है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वहां पे वो चीज नहीं बोलनी चाहिए। तो यहां पे सेम सिनेरियो है। बोला की ऑडिट मैटर का ऑब्जेक्टिव क्या था? पब्लिक डिस्क्लोजर, पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी। बोला एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस अगर ऑडिटर को लगता है कि ये बात अगर मैं की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में बता दूं तो जितना पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे ज्यादा इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होगा। जितना पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे ज्यादा इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होगा, तो ऑडिटर उस बात को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करेगा। मान लो ऑडिटर को किसी फ्रॉड के बारे में शक है, अंदाजा है, ऑडिटर को किसी फ्रॉड के बारे में शक है, अंदाजा है, बट ऑडिटर इज नॉट वेरी श्योर, वो जो फ्रॉड का शक है वो बहुत अर्ली स्टेज में है, और वहां पे हो सकता है कि ऑडिटर को ऐसा लगे कि यार मैं तो इस फ्रॉड के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, ये फ्रॉड ऐसा है, बस मेरे को तो शक है और अभी तक मुझे कोई एविडेंस वगैरह कुछ नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कुछ अगर मैं की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर दूं तो हो सकता है कि उससे इकोनॉमी को लॉस पहुंच जाए, इकोनॉमी को डैमेज पहुंच जाए। तो हो सकता है कि ऑडिटर वहां पे डिसाइड करे कि नहीं यार, इससे तो जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इसका रहने वाला है वो पब्लिक बेनिफिट से ज्यादा रहने वाला है। तो हो सकता है कि ऑडिटर वहां पे डिसाइड करे कि मेरे को क्या नहीं करना, कि ऑडिट मैटर्स इंक्लूड नहीं करना। तो की ऑडिट मैटर्स आप दो सर्कमस्टेंस में इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपने डिटरमाइन कर लिया किसी मैटर को एज ए की ऑडिट मैटर, आपने डिटरमाइन कर लिया किसी मैटर को एज ए की ऑडिट मैटर, बट फिर भी आप उस मैटर को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करोगे दो सर्कमस्टेंसेस में। पहला सर्कमस्टेंस कौन सा? लॉ रेगुलेशन मना करता है, तो लॉ रेगुलेशन मना करता है तो बात ही खत्म। और दूसरा, ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्क्लोजर इज विल आउटवे द पब्लिक बेनिफिट। बट ऐसा कब होगा? इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। ऐसा कब होगा? इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। मैं बता दूं, ये जो पैराग्राफ है पार्टिकुलरली अभी स्टैंडर्ड में लिखने को लिखा है बस, बट अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसका इंप्लीमेंटेशन जल्दी से देखोगे नहीं, बिकॉज लॉ रेगुलेशन एज सच किसी मैटर के बारे में डिस्क्लोजर की मनाही करता नहीं है। और यहां पे इन्होंने शब्द यूज कर दिए इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, ये वर्ड्स यूज करके ऑडिटर को फंसा दिया। अगर ये वर्ड्स यूज नहीं करता ना वो, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, तो ऑडिटर फिर भी काफी जगह अपना जजमेंट लगाता कि यार एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस विल आउटवे द पब्लिक बेनिफिट, बट ये वर्ड यूज कर दिया इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। और फिर एक क्लैरिफिकेशन और दिया है, बोला बट दिस शैल नॉट अप्लाई इफ द एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। ऑलरेडी एंटिटी ने उस मैटर के बारे में पब्लिकली ढिंडोरा पिटा हुआ है, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो तुम भी इंक्लूड करो कि ऑडिट मैटर में, फिर तो तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई इनसाइडर ने कम्युनिकेट करा, इनसाइडर समझते हो विसल ब्लोअर ने कम्युनिकेट किया। फॉर एग्जाम्पल किसी विसल ब्लोअर ने कम्युनिकेट किया कि कंपनी में मेजर फ्रॉड के चांसेस हैं, बट अभी तक वो फ्रॉड प्रूव नहीं हुआ है कुछ भी। अब ऑडिटर को लग रहा है कि यार ये बात मैं कि ऑडिट मैटर में इंक्लूड करूं नहीं करूं, फॉर एग्जाम्पल, बट कंपनी ने ऑलरेडी खुद ही कम्युनिकेट किया है, उसका पब्लिक अनाउंसमेंट किया है कि विसल ब्लोअर का ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन आया है, तो फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो ये अपना छोटा सा प्यारा सा स्टैंडर्ड है की ऑडिट मैटर का। एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरीके से दिखाई देता है।
अब जैसे देखना एक बार आइडिया के लिए, ये कंसोलिडेटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सब हर किसी रिपोर्ट का ना फॉर्मेट प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होता है अपना, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन का कोई यूनिक तरीका दिया हुआ है। द एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सेम, बट हर कंपनी का आप ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो प्रेजेंटेशन का तरीका हर किसी का अलग है। तो कंसोलिडेटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो पहले तो हेडिंग आ गया, टाइटल आ गया, तो उसके बाद क्या आ गया, एड्रेसी आ गया टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद ओपिनियन पैराग्राफ आ गया। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या आता था, इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटिटी, क्लाइंट का नाम, मैं कौन से क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स को ऑडिट कर रहा हूं, कौन से पीरियड को ऑडिट कर रहा हूं, प्लस ओपिनियन। तो ओपिनियन पैराग्राफ तो इसमें देखना, वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of Reliance Industries Limited, which include joint venture and the group share as on 31st March 2023, the consolidated balance sheet, consolidated P&L, consolidated cash flow statement, ये सारा आ गया। In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us and based on the consolidation of reports of other auditors, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने बेसिक रिपोर्टिंग सीखा है, अब यहाँ पे वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में आ रहा है पूरा। इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर्स, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर्स इन द अदर मैटर सेक्शन, द एफर्ट्स एट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट सो रिक्वायर्ड टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू in accordance with the Indian accounting standards। मतलब FRF है तो FRF का नाम दे दिया, FRF को स्पेसिफाई कर दिया, ट्रू एंड फेयर व्यू यूज किया, मतलब फेयर रिपोर्ट, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज हो रहा है। रिपोर्टिंग हो रही है इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 एंड अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का रेफरेंस दे दिया। फिर उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ आ गया। अब बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या आ गया, अब बेसिकली बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ है और हेडिंग दिया था ओपिनियन पैराग्राफ, मतलब इससे अपने को समझ आ गया कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। ऑब्वियसली रिलायंस के केस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं जाएगा, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन जाने का मतलब है कि भाई देश में रहना है कि नहीं। बेसिस फॉर ओपिनियन, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। उसके बाद आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दिस स्टैंडर्ड्स, वी हैव कंप्लाइड द कोड ऑफ एथिक्स। देखो कोड ऑफ एथिक्स की भी बातें आ गई, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बातें आ गई। फिर आता है की ऑडिट मैटर्स। क्या आता है, की ऑडिट मैटर्स। अब देखना की ऑडिट मैटर्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लैंग्वेज, एक्जैक्टली वही इंट्रोडक्शन लैंग्वेज है जो मैंने तुमको भी बताया था। की ऑडिट मैटर्स क्या होता है पहले बताया है। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आर प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आर ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट ईयर। These matters were addressed in the context of audit and in forming our opinion we do not have formed a separate opinion on these matters। तो exactly वही introduction language आ गया। We have determined the matters below to be our key audit matters। अब एक एक करके matters के बारे में बताया। जैसे पहला estimation of oil and gas reserve, तो कुछ उनको oil gas reserve के estimate के बारे में बताया। क्या बताया था तुमको, when we consider the accounting estimate, तो तीन चीजें कंसिडर करना, 315 कोई भी estimate है तो वो, तो पहला पॉइंट ही क्या है, estimate। तो जो एस्टिमेट बनाया था ऑयल गैस रिजर्व का उसको कंसिडर किया गया है। और क्या बताया था कि उसमें क्या बताएगा, सबसे पहले रेफरेंस दिया जाएगा कि वेयर द डिस्क्लोजर कैन बी फाइंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तुम देखो यहाँ डिस्क्लोजर दिया हुआ है, रेफर नोट्स नंबर B.3E एंड C.A टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्या बोला था, रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद क्या बताया जाएगा, पार्टिकुलरली कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं और वो मैटर क्यों मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि ये की ऑडिट मैटर क्यों है, हमें क्यों लगता है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, हमें क्यों लगता है कि ये की ऑडिट मैटर है। तो पहले पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि हमें क्यों लगता है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और फिर हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे, हमने उस ऑयल गैस रिजर्व के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किया। तो एक एक करके प्रोसीजर्स बताया कि हमने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किया। तो ये अपना पहला की ऑडिट मैटर था।
उसके बाद दूसरा की ऑडिट मैटर डेप्रिसिएशन, तीसरा की ऑडिट मैटर लिटिगेशन। हर मैटर में सेम कहानी, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है। तुम देखो फर्स्ट पैराग्राफ, फिर इसका आखिरी सेंटेंस देखो, अकॉर्डिंगली इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ की ऑडिट मैटर। फिर रेफरेंस दिया टू वेयर इट कैन बी फाइंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर अपने ऑडिटर्स के प्रोसीजर्स बताए, रिस्पॉन्स बताया। तो इस तरीके से एक एक करके क्या किया है, सारे की ऑडिट मैटर्स दिए हैं। देख रहे हो ना, इस तरीके से क्या आया है, सारा का सारा की ऑडिट मैटर्स आया है। उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया। फिर जाके अब देखना, क्योंकि की ऑडिट मैटर्स में ऑलरेडी सारी सिग्निफिकेंट चीजें कवर्ड हैं, तो रिलायंस के ऑडिटर्स को लगा कि इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दोबारा से इंक्लूड करने की नीड नहीं है, बोल के यहां पे इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को इंक्लूड नहीं किया। लिस्टेड एंटिटी है, बट अगर आप ये नॉन लिस्टेड एंटिटी का रिपोर्ट देख रहे होते हैं तो आपको की ऑडिट मैटर नहीं दिखता, आपको जल्दी से इंफोसिस ऑफ मैटर दिखता पहले। तो अब ये अदर मैटर्स पैराग्राफ आ गया, अदर मैटर्स पैराग्राफ आ गया, और अदर मैटर्स पैराग्राफ में क्या आता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है। तो जैसे इसमें क्या दिया है, वी हैव नॉट ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस सब्सिडरीज, तो ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि हमने 150 सब्सिडरीज का ऑडिट नहीं किया, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो ये अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में आ गया। उसके बाद अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो हेडिंग था ना अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 143 सबसेक्शन 3, तुम्हारा कंपनीज एक्ट में 143 सबसेक्शन 3 का जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है वो सारा आ जाएगा। और उसके बाद फाइनली क्या आ गया, अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम, मेंबरशिप नंबर, यूडीन नंबर, प्लेस, फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब क्योंकि यहां पे ऑडिट जो किया गया है वो जॉइंट ऑडिटर्स ने किया था, तो जॉइंट ऑडिटर्स के केस में दोनों फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, दोनों फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर्स का नाम आ गया।